चलिए, तो हम लोग जो है वो आर्टिकल 21 देख रहे थे। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक है, अब इसी आर्टिकल के तहत एक और अधिकार मिलता है जिसे कहते हैं निजता का अधिकार। तो आज हम लोग को देखना है ये निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, ठीक है। अगर हम लोग निजता के अधिकार की बात करें, ध्यान रखिएगा ये भी आपके आर्टिकल 21 के तहत ही है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग शुरू में भी बात किए थे तो हम लोग जब शासन की बात कर रहे थे तो फर्स्ट डे के लेक्चर में शासन की बात कर रहे थे तो वहां पे बताए थे ना कि जो राज्य की भूमिका होती है अर्थात जो शासन होता है, ठीक है, इसका जो विषय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो सार्वजनिक होता है, जबकि निजी क्षेत्र जो होता है वो शासन के अधिकार दायरे में नहीं आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे ना, किस तरह से आपकी रूटीन होगी और बहुत से ऐसे विषय। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये तो एक बहुत सीमित शब्दों में आपने कह दिया कि राज्य के शासन की व्यवस्था सार्वजनिक विषय से संबंधित होगी, निजी विषयों से संबंधित होगी नहीं। अब आप किस विषय को सार्वजनिक विषय के दायरे में लाकर रखेंगे और किस विषय को निजता के संबंध में लाकर रखेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो निजता का वैसे तो हम कहें तो कोई इसकी एक सार्वभौमिक कोई इसकी परिभाषा तो है नहीं कि किसे आप जो है वो निजता का अधिकार कहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या माना जाता है, माना जाता है कि आपके वो सभी कार्य या हम कहें व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से समाज या हम कहें लोक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है, वो सभी विषय आपके क्या माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कि वो आपके निजता के अधिकार के तहत आएंगे। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ा विषय तो यही निकल के चला आता है ना कि आपके कौन कौन से कार्य हैं या आप कह सकते हैं आपके व्यवहार हैं जो सार्वजनिक रूप से जोड़कर देखा जाए या आपके निजी व्यवहार से या निजी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाए। तो समय समय पर लेकर के इस तरह के विषय पर जो केस होना वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो पीछे कई ऐसे केस हुए जिसके तहत समय समय पर आपको निजता का अधिकार दिया गया है और भविष्य में किसी भी विषय पर यहाँ पर नए केस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां कहीं भी आपके अधिकारों का हनन होगा तो आप कहेंगे कि ये निजता के दायरे में आ रहा है और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए आपके पास संरक्षण का भी प्रावधान है उसका। ठीक है, इसी को लेकर के अगर लोग प्रारंभिक समय की बात करें तो देखिए प्रारंभ में एक केस हो गया MP शर्मा वर्सेस भारत संघ। ये केस था 1954 का। और इसी की तरह एक केस देखेंगे तो खड़क सिंह केस है और ये केस क्या है, ये केस है 1962 का। और इन दोनों के तहत क्या कहा गया, इन दोनों के तहत कहा गया कि जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार ये क्या है, ये मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, तो प्रारंभ में तो ये माना गया कि निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, अर्थात किसी प्रकार के निजता के अधिकार का हनन हो रहा है तो आप मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के मतलब अधीन आकर के या सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेकर के आप उसमें रिट जारी नहीं करवा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, हाल ही का एक केस देख लीजिए 2017 का। कौन सा केस था, पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ। और अभी बता ही दिया कि कब का केस है, 2017 का है। ठीक है, ये वास्तव में क्या थे, तो ये एक 51 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक क्या थे, रिटायर्ड जज थे।
रिटायर्ड जज। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने निजता के अधिकार को लेकर के, निजता के अधिकार को लेकर के क्या किया, एक याचिका दायर कर दी, याचिका दायर कर दी। और इस याचिका के तहत जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो निजता का अधिकार है, ये निजता का अधिकार क्या है, ये आर्टिकल 21 के तहत लोगों का क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। और तभी से निजता का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार के दायरे में माना जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि विषय निर्धारित किया जाएगा कि ये निजता के क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आइए, तो अब समय समय पर कई ऐसे केस होते रहे जिसके तहत कई विषय निकल करके आए और माना गया कि ये भिन्न भिन्न विषय जो हैं ये क्या हैं, आपके लिए निजता के अधिकार के तहत आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे विषय लेकर के आए गए, जैसे अगर हम कहें तो स्वच्छ वायु, जल व पर्यावरण। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरह से तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत भी आपका मौलिक अधिकार है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं भाई जीवित रहने के लिए आपको स्वच्छ जो है वो वातावरण चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये इसके तहत भी है। ठीक, तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में क्या है, पर्यावरण इतने गंभीर समस्या से गुजर रहा है जहां पर मानवीय जीवन या अन्य पर्यावरणीय जीवों का जो जीवन है वो संकट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये सरकार की मतलब जवाबदेही बनेगी, क्यों ऐसी वहां पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्वच्छ वायु और जल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, ये निजता के अधिकार के तहत है। ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार में आता है। इसके अलावा हम कहें तो ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण। ठीक है, ये भी निजता के अधिकार के तहत है। इसके तहत कई आप नए नए कानून बनते हुए देखते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम लोग कहते हैं एक तो धार्मिक मामला हो जाता है जहां पर मस्जिद व मंदिर में जो धर्म आचरण चलते हैं उसके अनुसार क्या होता है, एक माना जाता है। इसके अलावा आपने विषय सुना होगा कि जो शादी वादी चलती है, तो शादी वादी में क्या होता है, जो आप देखते हैं डीजे वगैरह लोग बजाते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, अब आपको एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई, 10 बजे के बाद जो है, संभवतः 10 या 11, 10 बजे शायद है, तो 10 बजे के बाद क्या है, आप डीजे नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि उसके बाद तो लोगों के सोने का समय हो जाता है, आसपास का माहौल खराब होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिए तो निजता के अधिकार के तहत ये तो यहां तक अधिकार है कि अगर आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, वो तेज आवाज में डीजे चला रहा है, गाना चला रहा है, शोरगुल मचा रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ध्वनि मुक्त वातावरण चाहिए। ठीक है, और ये बेहतर चीज भी है। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, और इस तरह अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि अब जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, यहां से क्या है, स्वास्थ्य संबंधित जो आपके क्या होंगे, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यानी स्वास्थ्य का संरक्षण होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम कहें तो निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा, अब ये सब कुछ आप योजनाओं से भी लाकर जोड़ सकते हैं अगर आपको मेंस में लिखते समय जरूरत पड़ती है तो। जैसे निःशुल्क शिक्षा को लेकर के 2009 का ना वो जो एक शिक्षा अधिनियम आया है, यहाँ पर भी लोग आगे चर्चा भी करेंगे, आर्टिकल 21A के तहत। तो जो आर्टिकल 21A था वो 86वें संविधान संशोधन का 2002 में क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसको कानूनी जामा या कानूनी उसको जो आप कह सकते हैं रूपरेखा पहनाया गया 2009 में। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के तहत। इसी तरह अगर आप देखें तो जैसे हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, अब हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो इस स्तर की नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन है उसके संरक्षण कर सकें, खासतौर से स्वास्थ्य संबंधित इश्यू से। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास जो योजना है, कौन सी योजना है, स्वास्थ्य संबंधित
आयुष्मान योजना, ठीक है, जहां लगभग 5 लाख रुपए का क्या है कवरेज दिया जा रहा है कि आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर के क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये सब भी आप योजनाओं के साथ जोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय आपको दिखाई देंगे जो सामान्य जीवन से आपके, जैसे आप कहते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, ये सभी विषय ऐसे हैं जो आपके निजता के अधिकार के तहत आते हैं। जैसे एक और आपका क्या है, जैसे मान लेते हैं जैसे हथकड़ी लगाते समय अगर आपको हथकड़ी लगाया जा रहा है तो हथकड़ी लगाने की क्या कर सकते हैं आप, मनाही कर सकते हैं। सार्वजनिक फांसी की आप क्या कर सकते हैं, मनाही कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे भी आपके क्या होते हैं, निजता के अधिकार के तहत आते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो ये आपका क्या हो रहा है, यहां पर जाकर आर्टिकल 21 जो हो रहा है वो पूरा समाप्त हो रहा है, ठीक है। पीछे की क्लास में आपने आर्टिकल 21 को लेकर काफी कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको यहाँ पर लोग समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमारा अगला आर्टिकल क्या हो जा रहा है, 21A आ रहा है, ठीक है। और ये पीछे मैंने पढ़ाया था कि कहीं पर भी क्या है, किसी आर्टिकल के साथ अगर कोई चीज कैपिटल लेटर में लिखी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब हो गया कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में लाकर जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये देखिए इसी की वजह से इसको यहां पर जोड़ा गया, क्योंकि अब आर्टिकल 21 से आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना या गरिमापूर्ण जीवन जीना, तो मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमापूर्ण जीवन में शिक्षा कहीं ना कहीं आपके लिए एक अनिवार्य अंग है कि नहीं है। भाई हर शिक्षित व्यक्ति अपने आप को मानता है कि हाँ ठीक है, मैं एक प्रतिष्ठित जीवन जी रहा हूँ, मानवीय जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान बन रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करके, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग शिक्षा नहीं प्राप्त किए वो इंसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप किसी भी अशिक्षित व्यक्ति से पूछेंगे या आप थोड़ा सा कम पढ़े लिखे जो 6वीं 8वीं के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, उनके जीवन के एक कुछ चरण के बाद, जैसे 30, 35, 40 उनके हो जाने के बाद आप उनके अंतिम सांस तक अगर पूछेंगे कि आपके जीवन का आपको सबसे ज्यादा मलाल किस बात का रहा, तो यही कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, काश मैं पढ़ा होता। तो ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के साथ, भाई पढ़ाई का मतलब केवल इतना ही नहीं कि हमको नौकरी मिली होती इससे, लेकिन ये जरूर है कि हाँ मतलब लोगों को फील होता है कि काश पढ़े होते। तो एक होता है ना कि बहुत सी चीजें केवल वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जो व्यक्ति के अंदर से उस चीज को महसूस करता है। बाहर हमको समाज सब एक जैसा दिखाई देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मतलब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी बनना अपने आप में समाज के लिए कितना, मतलब एक कहता है ना कि आपकी प्रतिष्ठित भूमिका वहां पर हो रही है। लेकिन मेरी खुद एक अधिकारी से बात हुई, तब मैं जब इंग्लिश सिखाता था, पढ़ाता था, तो उस समय उन्होंने खुद बताया कि मतलब इंग्लिश ना बोल पाना क्या होता है, उनको बड़ा वो खलता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस जगह पर बैठ रहे हैं उस जगह पर उनके पास न जाने कितने तरह तरह के लोग आते हैं। कहते कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, दो व्यक्ति कोई आता है, इंग्लिश से बात करना शुरू करता है, सारा कॉन्फिडेंट बोल जाता है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए अगर वो अपनी शक्ति या अपनी काबिलियत पर विश्वास करे तो क्या किसी को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है उसके लिए। लेकिन अंदर से चूंकि वो उसको मन में मतलब कहते हैं ना कचोट है, चोट लगी हुई है कि काश मैं ये भी काम कर लिया होता या मुझको आता। तो बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे जब हम लोग वंचित होते हैं तब हम अंदर से महसूस कर पाते हैं कि काश ऐसा हो गया होता या हुआ होता। और बाकी तो समाज सब एक रूपरेखा में दिखाई देता है। हमको लगता है कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है, अपने जीवन में व्यवस्थित तो है, और कोई पढ़ लिख लिया तो क्या कर रहा है, जीवन में व्यवस्थित तो नहीं है ना। तो लेकिन दोनों की अपने खुद के सोच में वो अंतर हो जाता है, ठीक है। तो बस यही चीज है, शिक्षा को हमेशा इससे जोड़ के रखिए। तो चलिए 21A, अब ये कब आया है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब का है, 2002। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 का प्रावधान है, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 काम कहे गए। एक क्या कहा गया, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और दूसरी बात क्या कही गई, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। और
इसी के तहत फिर आप देखते हैं कि जो प्राइमरी सरकारी स्कूल चलता है उसमें क्या होता है, शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित किया जाता है। अभी तो आप अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इस विषय को पढ़ लेंगे तो मौलिक कर्तव्य पर भी चर्चा करेंगे। अधिकार के साथ साथ आपको बहुत से कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों में क्या है, उन कर्तव्यों में आपका एक कर्तव्य ये भी बनता है कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को क्या करें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आसपास जो बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा का बेहतर अवसर व सुविधा उपलब्ध कराएं। तो एक तो उनको प्रेरित करें स्कूल जाने के लिए, किसी विशेष वजह से अगर वो शिक्षा से वंचित हैं उनके माता पिता को समझाएं, या अगर किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं तो कहीं ना कहीं क्या उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये आपके कर्तव्य में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक कर्तव्य में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी बाद में जोड़ा जाएगा। प्रारंभ में 10 रहे होंगे, बाद में इसको जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ा गया तब वहीं पे कहा गया कर्तव्य भी बढ़ा दिया जाए सबके, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार की तरफ से अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर ही दिया जाए लेकिन माता पिता न भेजे तब समस्या होगी कि नहीं होगी? अच्छा, माता पिता क्यों नहीं भेजते हैं भाई, आप उनकी भी तो पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करिए। जिस मतलब जगह पर माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं वहां आप समझ सकते हैं कि उनका दैनिक जीवन कितना मतलब कठिनाइयों पूर्ण होगा, जहां पर उनके लिए क्या 2 वक्त की रोजी रोटी ही जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों के अतिरिक्त प्रयास के लिए उनके पास न तो समय होता है न विचार होता है, और जो भी वो छोटे बड़े काम कर रहे होते हैं उसमें उनको ये सहयोग मिल जाता है कि चलो कम से कम क्या होंगे, बच्चे जो है वो कुछ सहयोग कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं गांव की पृष्ठभूमि में आप देखिए भाई, ऐसे लोग ज्यादातर आपको गांव की पृष्ठभूमि में ही दिखाई देंगे, ठीक है। शहरी मलिन बस्तियों में दिखाई देंगे। तो जब आप वहां देखेंगे तो मान लेते हैं कि माता है, पिता है, कहीं मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं तो जो बच्चे हैं वो अपने घर के छोटे बच्चों को संभालते हैं। पता चला 8 साल का बच्चा है तो वो 2 साल के बच्चे को संभाल रहा है। लड़कियां हैं तो पता चला वो घर पे खाना बना रही हैं, क्योंकि माता पिता दोनों ही कहीं ना कहीं अपने मजदूरी पे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, माता पिता भी चाहते हैं कि पहले घर की व्यवस्थित हो पाए, शिक्षा तो बाद में रहेगी। इसलिए प्रोत्साहन का कार्य किया गया कि आपके मौलिक कर्तव्यों में आना चाहिए, ठीक है। और ये सारे विषय, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कुछ मैं ऐसे उदाहरण इसलिए दे देता हूँ कि इन सारे विषय की गहराई को आप तभी समझ पाएंगे ना जब उस पृष्ठभूमि में उतर करके चीजों को महसूस कर पाएंगे। नहीं, हमको भी लगता है कि कौन माता पिता ऐसा होगा जो पढ़ने नहीं भेजना चाहेगा, वो भी आज के समय में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जब उनकी आप मजबूरियां देखेंगे, समस्याएं देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनके लिए जीवन की प्राथमिकता जो है वो शिक्षा से बढ़कर कुछ और भी है, ठीक है। तो अब इसी के तहत क्या किया गया, तो 2009 में क्या किया गया, एक कानून लेकर के आए। कौन सा कानून था? कौन सा कानून था? प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम ना। तो प्राथमिक है, क्या करें, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, ठीक, या इसी को आप शिक्षा अधिनियम भी 2009 भी कर सकते हैं, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, किसी भी तरह से आप समझिए 2009 में ला करके इसको क्या किया गया, आर्टिकल 21A को और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो 21A में तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतनी चीजें हैं। अब हम लोग चलते हैं 22 पर, आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग आर्टिकल 14 से बात कर रहे थे तो 14 to 18 आपका क्या था, समानता का अधिकार था। 19 से लेकर के 22 तक आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब अभी हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पे ही चल रहे हैं, जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है, और उसके तहत अब अंतिम बिंदु पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अब देखिए, बहुत से बार क्या होता है, जब चीजों को आप एक लंबे दौर के बाद एग्जाम में जाकर बैठते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार आर्टिकल तो आप बहुत अच्छे से याद किए होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो चीजें कंफ्यूज कर देती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि साहब आप हर विषय जो है तुरंत पढ़ के गए हो, या 15 दिन 1 महीने के बीच में आप रिवाइज करके ही गए हो।
बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो साल भर में आप पढ़े रहते हैं, कई बार दौरान किया होता है, लेकिन 2-4-6 महीने से टच में नहीं थे उस चीज के। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों क्या करते हैं, बड़े कंफ्यूज करते हैं। जहां एक तरफ क्या है, 20 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आपने देखा था ये था दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार। दोनों में अंतर क्या है, आप बताइए। पहले किसी चीज के लिए आपको दोषी पाया जाएगा तब गिरफ्तार किया जाएगा, या पहले गिरफ्तार किया जाएगा तब दोषी पाया जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो अनुच्छेदों को जिस क्रम में सजाया गया है, संविधान निर्माताओं के उस मनोदशा को भी तो समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने अनुच्छेदों को किस क्रम में सजाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाग 1 जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपको आपका घर सजाया गया। फिर जब भाग 2 जब पढ़ते हैं तो घर के लोगों के बारे में बताया गया। फिर भाग 3 पढ़ते हैं तब उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। फिर भाग 4 पढ़ेंगे नीति से तत्व के बारे में, तब बताया जाएगा सरकार के क्या कार्य होते हैं। तो ओवरऑल जो कुछ भी आपके संविधान में व्यवस्थित किया गया है उसको एक क्रम से लाने का प्रयास किया गया है ताकि सीक्वेंस से आप चीजों को समझ सकें। उसी क्रम में समझिएगा कि पहले घटनाक्रम कौन सा हो रहा है, पहले घटनाक्रम दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण होगा, उसके बाद ही आपके क्या होंगे, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात निकल करके आएंगे। तो 20-22 कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, बस कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि पहले मतलब 20 में क्या था और 22 में क्या था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग 20 की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपने देखा था 3 तरह के प्रावधान किए गए थे, याद है 3 तरह के प्रावधान। इसमें पहला क्या था, जिस समय अपराध करेंगे उसी समय के अनुसार आपके क्या होंगे, दंड के प्रावधान होंगे, यानी अपराध के समय के अनुसार ही दंड के प्रावधान होंगे। तो आपने देखा था कि जो भूतवर्ती विधेयन है वो निषेध है, इसका मतलब कोई नया कानून बनता है तो पीछे से लागू नहीं होगा, वो कैसा होगा, भविष्यवर्ती होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी एक अपराध के लिए दूसरे दोहरे दंड का प्रावधान निषेध है। एक बार किसी भी अपराध का दंड मिल गया तो दोबारा अपराध का मतलब दोबारा दंड का प्रावधान नहीं होगा। तीसरा आपने क्या देखा था, हाँ, आत्म अभिशंसन निषेध है। इसका अर्थ आया कि आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दीजिए, खुद के खिलाफ आप साक्ष्यों को प्रस्तुत कराइए या अपने गुनाहों को स्वीकारिए। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देखते हैं आपका आर्टिकल 22, ये इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ने में थोड़ा समझ ज्यादा लगता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका हो रहा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो अब देखिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान ये है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो रही हो और आपको लगे कि ये गिरफ्तारी क्या है, मनमाने तरीके से हो रही है, मनमाने तरीके से, तो ऐसे में आपके पास कुछ अधिकार है। पहला अधिकार कारण पूछने का अधिकार है। कारण पूछने का अधिकार का तात्पर्य क्या है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका कारण पूछने का आपका अधिकार है। ठीक है, वहीं दूसरे स्तर पर क्या है, 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसका अधिकार है। मतलब पुलिस जो है आपकी गिरफ्तारी के बाद आपको अननेसेसरी अपने ही रिमांड में नहीं रख सकती। 24 घंटे के भीतर क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो यात्रा का समय लगता है और प्लस अगर कोई छुट्टी होती है तो इसे क्या किया जाता है, इसे टाइम में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा है कि 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स, या हम कहें 24 घंटे के भीतर क्या करना होता है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है
उस गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या कोई संबंधित सगा संबंधी जो हो उसको सूचना मिलना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी आपकी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आपको क्या है, अपना मनपसंद मनचाहा कानूनी सलाहकार प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा था, ये आपका हो रहा था गिरफ्तारी के संबंध में जो आपको संरक्षण के अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब यहां पर कुछ चीज ध्यान रखिएगा। ये जो गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार दिए जा रहे हैं, ये कुछ विशेष मतलब आप कह सकते हैं इस स्थिति में ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये विशेष स्थिति क्या है, दो। एक तो ध्यान रखिएगा, शत्रु राष्ट्र के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में। इसका मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो हमारे शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो। शत्रु राष्ट्र का अर्थ यहां पर आप समझिएगा जिसके साथ युद्ध चल रहा हो या युद्ध होने की संभावना हो, ऐसे राष्ट्र क्या होंगे, शत्रु राष्ट्र कहलाएंगे। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर गिरफ्तार किया जाता है तब उसके पास वो गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण के अधिकार देख रहे हैं वो प्राप्त नहीं होते। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरे स्तर पे हम लोग बात करें तो एक और क्या आता है, एक और आता है निवारक नजरबंदी। ये देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। निवारक नजरबंदी क्या होता है, निवारक मतलब प्रिवेंशन, किसी चीज का निवारण पहले कर लेना, और नजरबंदी मतलब नजरबंद कर लेना, मतलब लोगों की निगाहों के सामने से हटा देना। ठीक है, तो ये किस स्थिति में होता है, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ये महसूस किया जाता है कि इसके द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का अपराध किया जा सकता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी निवारक नजरबंदी हो जाती है। इसका मतलब भविष्य में अपराध करने के संदेह के आधार पर, भविष्य में अपराध करने के संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन इस गिरफ्तारी क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, जब हम लोग निवारक नजरबंदी की बात करते हैं तो ये दंडनीय निवारक नजरबंदी से इसका जो स्वरूप है वो क्या होता है, अलग होता है। अब यहां पर जो दंडनीय निवारक नजरबंदी है, इसका तात्पर्य क्या है, माना जाता है कि यहां पर आपकी निवारक नजरबंदी तो ये दंड के रूप में हो रही है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब किसी के द्वारा क्या है, अपराध कर दिया जाता है। तो अगर अपराध कर दिया जा रहा है और तब उसके बाद किसी की नजरबंदी हो रही है तो उसे दंडनीय निवारक नजरबंदी कहेंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, भविष्य में आप किसी भी प्रकार का अपराध कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से, इस संदेह से यदि किसी को नजरबंद किया जा रहा है तो उसे कहते हैं निवारक नजरबंदी। अभी एक उदाहरण देंगे उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि निवारक नजरबंदी के आधार क्या हैं, किन आधारों पर निवारक नजरबंदी की जा सकती है, किन आधारों पर निवारक नजरबंदी की जा सकती है। तो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा संबंधित कोई प्रावधान जहां लगता है कि आपके बाहर रहने से
ये सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, निवारक नजरबंदी की जा सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोक व्यवस्था। ये सबसे कॉमन आप देखते हैं, जहां पर आप देखते हैं अक्सर बहुत से नेताओं को, संगठन के प्रमुख लोगों को क्या होता है, दंगा भड़काने का संदेह के आधार पर क्या किया जाता है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। हाउस अरेस्ट कुछ होता नहीं, आपको पूरे मान सम्मान के साथ क्या होगा, सारी मानवीय व्यवस्थाओं के साथ आपको कहीं पर ले जाकर के रख दिया जाता है, जहां पर आप रहिए, खाइए पीजिए, आराम से पड़े रहिए। मोबाइल से आपका कहीं कनेक्शन नहीं होगा, किसी पब्लिक मीटिंग में आप नहीं जुड़ सकते, अपनों के साथ नहीं जुड़ सकते। इससे क्या होता है, आपके द्वारा जो मैसेजेस होते हैं, आपके द्वारा जो संदेश होते हैं, जो पब्लिक को या संगठन से जुड़े लोगों को उग्र कर सकते हैं और किसी प्रकार के जो लोक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का संदेह हो सकता है, ऐसे में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक और कारण क्या बनता है, तो सामान्यतः आप ये सुनते रहते हैं। ठीक है, एक और कारण क्या बनता है, मित्र राष्ट्र से संबंध। मित्र राष्ट्र से संबंध, इसका मतलब यदि मित्र राष्ट्र से संबंध किसी प्रकार से खराब होने की स्थिति हो सकती है आपके केवल बाहर होने से, यानी निवारक नजरबंदी ना होने से, हाउस अरेस्ट ना होने से। सपोज करिए कोई मित्र राष्ट्र, अब उसका कोई प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री आपके देश में आ रहा है, ठीक है, और आपसे ये मतलब अपेक्षा है, या अपेक्षा नहीं, आपके ऊपर ये संदेह किया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ किसी गलत तरह की नारेबाजी कर सकते हैं, किसी गलत तरह का मैसेज दे सकते हैं जो अपमानजनक हो उनके लिए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक तरह से उस राष्ट्र प्रमुख के लिए एक सम्मान या प्रतिष्ठा का गिरता स्तर दिखाएगा, नहीं दिखाई देगा कि आप यहाँ आए, आप हमारे सम्मान तक नहीं कर पाए, क्योंकि माना जाएगा ना कि ये जो हो रहा है ये आपके राष्ट्र में हो रहा है, तो आपके नेतृत्व में हो रहा है या आपके लोगों द्वारा हो रहा है, भाई भारत पूरा एक माना जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ये एक संबंध को बिगाड़ने जैसी स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, एक कारण और क्या है, तो एक कारण यहां पर है जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके आपूर्ति के संबंध में, मतलब किसी प्रकार की आवश्यक सेवाएं जो हैं वो बाधित न हो। ठीक है, ये कुछ आधार बनाए गए हैं। अब देखिए बहुत से बार सरकार तो किसी भी चीज के लेकर के आरोप लगा करके भाई किसी को भी चाहे तो निवारक नजरबंदी कर सकती है, कहे कि भाई इनसे खतरा हमको महसूस हो रहा है, कोई भी आधार बता सकती है ना। अब जैसे कुछ उदाहरण अगर आप देखें तो हालिया का मुद्दा आप देखिए तो जम्मू कश्मीर 2019 तक ये दोनों पक्ष हैं। एक सरकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि वास्तव में किसी चीज को लेकर के ये खतरे हैं, क्योंकि आपकी जो एजेंसीज काम करती है, जो आपके आईबी होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, ठीक है, उनका काम ही होता है कि जो खतरा उत्पन्न होने वाला है उसको पहले से भाप करके कैसे टाला जा सके, तभी आप निवारक नजरबंदी कह रहे हैं उसको। ठीक है, और बहुत से बार आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजें भी होती है जहां पर लोग कहते हैं सरकार अपनी शक्ति का क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। तो 2019 में जहां आपने देखा था जब जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम का प्रावधान था, तो आपने देखा था जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े नेता थे जो क्षेत्रीय स्तर पे थे, उनकी निवारक नजरबंदी कर दी गई थी, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार को इस प्रकार का अंदेशा था कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ के लोगों को कोई क्या कर सकता है, उकसा सकता है, भड़का सकता है, दंगा करा सकता है, और इस आधार पे क्या है, निवारक नजरबंदी हो गई थी। तो वहां पर संवेदनशील मुद्दा था, तो वहां पर आपको घटनाक्रम देखने को मिला। ऐसे समय समय पे अब विषय आप पढ़ लिए हैं तो चर्चा में कहीं दिखाई देगा तो आप समझ पाएंगे अच्छा इस वजह से यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है जो हमको पढ़ाया या बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या किसी की निवारक नजरबंदी करने का कोई समय सीमा तय है, या एक बार हम हाउस अरेस्ट कर दिए तो फिर लाइफ टाइम के लिए हाउस अरेस्ट ही कर देंगे? हाँ, तो यहां पर क्या है, समय सीमा है, और ये समय सीमा क्या है कि किसी की जो निवारक नजरबंदी है वो अधिकतम 3 माह के लिए किया जा सकता है, अधिकतम 3 माह के लिए। यदि 3 माह से ज्यादा का निवारक नजरबंदी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक सलाहकारी बोर्ड का गठन होता है, और यदि ये सलाहकारी बोर्ड इस बात की सलाह देती है या हम कहें सुझाव देती है कि निवारक नजरबंदी का समय सीमा बढ़ा देना चाहिए,
तभी वो क्या होता है, निवारक नजरबंदी की समय सीमा बढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये जो सलाहकारी बोर्ड होती है ये 3 सदस्यीय होती है, 3 सदस्यीय होती है। और ये जो 3 सदस्यीय बोर्ड होती है इसमें कौन सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें हाई कोर्ट से संबंधित ही सारे प्रावधान है, मतलब अहर्तता जो है वो मिनिमम हाई कोर्ट तक की होनी चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो क्या या तो हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हों, वर्तमान न्यायाधीश, या तो हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हो अर्थात रिटायर्ड जज हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अहर्तता रखता हो। मतलब समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता जो है वो एक आधार है। तो या तो वर्तमान में वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, तो 3 सदस्य में से कुछ लोग वर्तमान के हाई कोर्ट के सदस्य हो सकते हैं, जो मतलब वर्तमान में हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, हो सकता है तीनों ही रिटायर्ड हो सकता है तीनों ही क्या हो, ऐसे लोग हो जो अहर्तता रखते हो सकता है तीनों एक एक व्यक्ति हो, जो एक वर्तमान का हो, एक रिटायर्ड और एक अहर्तता रखता हो। कोई विशेष यहाँ पर प्रावधान, मतलब मिश्रित भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक भी तरह के हो सकते हैं, मिश्रित भी हो सकते हैं। कितनी बात समझ आई? ठीक है, नहीं, नागरिकों के संरक्षण के लिए है ना, गिरफ्तारी के संबंध में नागरिकों के संरक्षण प्रावधान है। देखिए एक्चुअल में ये प्रावधान इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित कर दिया गया है, जैसे सामान्य परिस्थितियों में तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी के लिए हम एक भूमिका तो मानेंगे ना, जैसे कोई भी मैं क्या विदेशी भी आ गया तो ठीक है, अगर हम कहें कि उसको मतलब मौलिक अधिकार के तहत नहीं अधिकार प्राप्त है तो मानवीय प्रक्रिया के अनुसार तो अधिकार है कि पूछ सकता है भैया क्यों गिरफ्तार कर रहे हो हमको, और कहीं ना कहीं चूंकि विदेशी है तो उसके मान सम्मान पर भी तो हमारी कहीं ना कहीं एक मतलब जिम्मेदारी बनती है, तो हमारे प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं जवाबदेहिता तो बनती है। नहीं तो उसका राजदूत भी यहाँ पर होगा तो वहां के अधिकारी आकर पूछेंगे भाई किस संदर्भ में आपने गिरफ्तार किया, तो जबरदस्ती तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने आरोप किसी पर लगा दिया कि ये संदिग्ध है या शत्रु राष्ट्र का है, तब तो फिर कोई आधार ही नहीं बनता कि आप उस चीज को लेकर के कोई बात कहें। तो यहाँ पर एक मतलब इस बात को सिर्फ इसलिए कहा गया कि जब एक नागरिक होगा तो उसका अधिकार 100% पूछ सकता है, नहीं उसको अधिकार मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। विदेशी कोई है तो अपनी मानवीय प्रतिष्ठा या मानवीय आप कह सकते हैं जो अधिकार है उसके तहत बात कर सकता है, और अगर नहीं मान लेते हैं उसको गलत तरीके से हम लोग कर भी लेते हैं, तो हम लोग क्या गलत तरीके से सरकार है उसकी गिरफ्तारी कर भी लेती है, सरकार भी ना करके कोई पुलिस वाला कर लेता है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो दबाव पड़ेगा अगर वो निर्दोष है तो। लेकिन शत्रु राष्ट्र के लिए तो फिर किसी भी प्रकार का, चाहे वो निर्दोष हो और चाहे वो दोषी हो, हम किसी भी प्रकार के उसके खिलाफ लेकर के मतलब रिस्क नहीं ले सकते कि हम निर्दोष मान करके उसको छोड़ दें ना। तो बस ये चीजें हैं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है, बस कुछ नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो निवारक नजरबंदी का प्रावधान है, निवारक नजरबंदी, तो वास्तव में निवारक नजरबंदी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। और आप जानते हैं जब कोई भी विषय समवर्ती सूची का होता है तो इसका अर्थ क्या है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, और निवारक नजरबंदी के तहत ही कई कानून भी बने हैं, जैसे आप देखेंगे तो एक बना था टाडा, फिर आप देखते हैं कोटा, एनएसए, एम कोको, यूपी कोको, ये सब क्या है, ये सब आपके कानून है। टाडा जो है ये 1985 में पहले बना और बाद में जाकर के 1995 में क्या किया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया। 1985 में बना था और 1995 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्या था टाडा, बता देते हैं फुल फॉर्म भी। कोटा जो है, कोटा ये 2002 में बना था और 2004 में क्या किया गया था, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक, एनएसए जो है ये 1980 का बना हुआ है, 1980 का। ठीक है,
एमकोको जो है ये 1999 का कानून बना था, और ये यूपी कोको जो है ये क्या है, ये 2017 का है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम ऑर्गेनाइज एक्ट। एम से फॉर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ, ध्यान रखिएगा ये कोका है और ये क्या है, यूपी कोका है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, एम फॉर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कंट्रोल करना किसका, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जो संगठनात्मक तरीके से क्या है, एक संगठन बनाकर किसी प्रकार का अपराध किया जा रहा हो। ठीक है, अब यही चीज क्या उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, तो यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ठीक है, अब इसी के तहत अगर हम लोग कोटा देखें तो कोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, टाडा क्या है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग समय पे कानून बने थे। एनएसए क्या है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी को आप देखते हैं कई बार लोग कहते हैं ना रासुका लग जाएगा, रासुका लग जाएगा। ठीक है, तो एनएसए या रासुका। ठीक, तो ये सबसे खतरनाक आप कहिए क्योंकि पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ये लगाया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म कोई बहुत इतना जरूरी नहीं है, बट सुने रहिए, जाने रहिए। ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल जो चर्चा में जब रहता है तब आपको देखने को मिलता है। कुल मिला के आप ये समझिएगा ये सारे एक्ट किससे संबंधित हैं, निवारक नजरबंदी संबंधित है। ठीक है, तो निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है कि चूंकि किसी भी अपराध का भी हमको केवल एक तरह से क्या हो रहा है, मतलब भनक लग रही है, और उसी के तहत हमने क्या किया है, कोई एक्शन ले लिया पहले ही। ठीक, आपने एक टर्म सुना होगा, खासतौर से बीमारियों को लेकर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सुना है, जैसे हम लोग कोविड की बात करते हैं तो कोविड में क्या था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इसका मतलब क्या है, पहले आप किसी चीज के लिए बचाव रखिए, बीमार हो जाएंगे तो उपचार तो कराना ही पड़ेगा ना। तो वैसे यहाँ पर क्या है, अपराध को लेकर के पहले ही आप क्या करते हैं, अपने बचाव का प्रावधान लेके चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं बहुत सी बार क्या होता है, अब वही चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है, इसमें किसी के साथ जो है गलत भी हो सकता है, अगर वो लगता है कि भाई निर्दोष है तो गलत भी हो सकता है। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, इसी के तहत बहुत से आतंकवादी वगैरह या बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जो कार्य कर रहे हैं, संदेह के घेरे में लाकर पकड़ लिए जाते हैं और बहुत बड़ा अंजाम या घटनाक्रम होने से बच भी सकता है। ठीक है, तो ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग का ये आर्टिकल जो आपका था कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार, ये समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा शोषण से संरक्षण के अधिकार की बात करेंगे, और छोटा ही है तो उसी में हम लोग धार्मिक संरक्षण, धार्मिक आचरण की बात कर लेंगे। ठीक है।